हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, एंड लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक गाइस। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटाइजेशन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएं, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट ₹1, जहाँ पे हमारे मास्टर कोर्स का आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि भाई किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया गया है इन आर मास्टर कोर्स वही। तो आप लोग जो है एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके इस 2 डे डेमो कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, एंड आप लोगों को फिर आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमारा जो कंटेंट है वो कवर किया गया है इन आर मास्टर कोर्स गाइस। अब हम लोग आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो देखिए, आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटाइजेशन के बारे में कि भाई सिक्योरिटाइजेशन जो है वो होता क्या है गाइस। बिकॉज सुनने में ये काफ़ी एक हम लोगों को टेक्निकल सी टर्म लगती है अभी, बट इसको बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू देयर कस्टमर्स, ठीक है, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेजिडेंशियल मॉर्टगेजेस, कमर्शियल मॉर्टगेजेस, इसके अलावा व्हीकल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स भी, ठीक है। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स जो पूल करता है बैंक, ठीक है। मतलब जो लोन जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उनको पूल किया जाएगा। उनको पूल करने के बाद उनको रीपैकेज करके इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज सेल आउट किया जाएगा टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिक्योरिटाइजेशन बोल देते हैं गाइस, ठीक है। अब सिक्योरिटीज में जब कन्वर्ट करके सेल आउट किया जाएगा टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर, तो सिक्योरिटीज से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई बॉन्ड्स की फॉर्म में सेल आउट किया जाएगा, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या फिर कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस की फॉर्म में जो है वो इनको सेल किया जाएगा टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन बोल रहे हैं अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज ओरिजिनेटर अभी। अब ओरिजिनेटर कौन हो जाएगा, ओरिजिनेटर विल बी द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक भी, जिसके द्वारा जो है वो लेंड किया गया होगा अमाउंट, जो फिर बाद में जो है उस लेंडेड अमाउंट को जो है पूल करेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स को जो है पूल करेगा अभी। सो ओरिजिनेटर कौन हो जाएगा, हु ट्रांसफर द एसेट एंड टू द स्पेशल पर्पज व्हीकल भी। तो मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेटर हम लोग किसको बोल देंगे, ऐसी एंटिटी को जिसके द्वारा जो एसेट्स हैं, जो लोन्स हैं, उनको पूल करके ट्रांसफर किया जाएगा टू अ स्पेशल पर्पज व्हीकल। अब सेकंड टर्म इज स्पेशल पर्पज व्हीकल इटसेल्फ। स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको ओरिजिनेटर यहाँ पे बोला जा रहा है, वो अपनी बैंकरप्सी को रिमोट कर पाते हैं गाइस। सो दिस इज स्पेशल पर्पज व्हीकल भी। थर्ड टर्म इज हमारी ऑब्लाइजर गाइस। अब ऑब्लाइजर कौन हो जाएगा, द इंडिविजुअल हु इज लाइबल टू पे द डेट, जिसने वो अमाउंट जो रीपे करना था, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑब्लाइजर बोला जा रहा है। एंड द फोर्थ टर्म इज स्पॉन्सर गाइस। अब स्पॉन्सर किसको यहाँ पे बोला जा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4 टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात कर ली। अब अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें इस सिक्योरिटाइजेशन के, तो इट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस भी। पहली स्टेज के अंदर क्या होगा, पूलिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स, मतलब जो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स एक बैंक ने दे रखे हैं उनको पूल किया जाएगा पहली स्टेज के अंदर। और सेकंड स्टेज के अंदर जो है उनको सेल आउट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज एंड क्लेम टू दी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर भी, ठीक है। तो जो भी हमारे एसेट्स पूल किए गए थे उनकी रीपैकेजिंग यहाँ पे की जाएगी सेकंड स्टेज के अंदर, और फिर उनको जो है सेल आउट कर दिया जाएगा टू दी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर गाइस, ठीक है। आई होप ये टर्म्स और ये 2 स्टेज प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के बारे में। अब देखिए, सबसे पहली जो एडवांटेज यहाँ पे बताई जा रही है वो है इम्प्रूव्स द लिक्विडिटी। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है जिन लोन्स के थ्रू मान लो 15 साल में, 20 साल में जो था वो पैसा आना था, वो लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए थे हमारे पास, तो लिक्विडिटी एक तो इंप्रूव हुई क्योंकि उनको सेल आउट करके इमीडिएट जो फंड है वो बैंक के पास आ गया।
इसके अलावा बैंक्रप्सी को हम लोगों ने जो है वो अवॉइड कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन एसेट्स को किसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि भाई जो एसेट्स पूल किए उनमें अलग अलग तरह के एसेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस भी हैं, कॉमर्शियल मॉर्गेजेस भी हैं, इसके अलावा हमारे व्हीकल लोन्स भी हैं वहाँ पे भी। तो अलग अलग तरह के कॉन्टेक्चुअल डेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, विच क्रिएट्स अ डाइवर्सिफिकेशन देयर। नेक्स्ट इज नॉन लिक्विड लोन्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इनटू द लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिकॉज सिक्योरिटीज की फॉर्म में उनको सेल आउट कर दिया कि इसको थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को भी। अब सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू जो बैंक की बैलेंस शीट है वहां से लोन्स को हम लोगों ने जो था वो निकाल दिया। अब बैंक को जो है वो कम एडिशनल कैपिटल जो है वो रखने की जरूरत है, मतलब कम अमाउंट की प्रोविजनिंग करने की जरूरत है भाई। ठीक है, लेस नीड फॉर एडिशनल कैपिटल, प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी तो बैंक के पास एडिशनल फंड बच जाएगा फॉर लेंडिंग आउट सम मोर लोन्स भी। ठीक है, नेक्स्ट इज हम लोग सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू ट्रांसफर कर पाते हैं फंड्स को फ्रॉम द डेट मार्केट विच इज इलिक्विड इन नेचर टू द कैपिटल मार्केट, दैट इज क्योंकि सिक्योरिटीज की फॉर्म में सेल आउट किया जा रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट विच इज कंसिडर्ड मोर लिक्विड इन नेचर भी। तो ये हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन की एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में गाइस। ठीक है, अब देखिए जो सिक्योरिटाइजेशन है इसकी क्या कुछ लिमिटेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो इट इज रिस्की फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को नहीं पता है कि जो सिक्योरिटी वो खरीद रहा है उसके अंदर किस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल डेट को जो है वो रीपैकेज किया गया है गाइस। ठीक है, सो इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रिस्क फैक्टर इन सिक्योरिटीज। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस के बारे में रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। अब देखिए ये जो हमारी मास्टर डायरेक्शंस हैं दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, all India term financial institution, small finance banks and non-banking financial companies on securitization of standard asset भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए ये जो मास्टर डायरेक्शंस हैं ये एप्लीकेबल रहती हैं। अब क्या सिग्निफिकेंस है इन मास्टर डायरेक्शंस का, तो देखिए अगर हमारा जो सिक्योरिटाइजेशन वाली ये ट्रांजेक्शन है अगर ये वेल स्ट्रक्चर्ड होगी तो इससे हम लोग जो एक रोबस्ट फाइनेंशियल मार्केट जो तैयार कर पाएंगे भी, जिस वजह से हमारा जो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, मतलब रिस्क जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू जनरेट द लिक्विडिटी फॉर लेंडर डीलिंग विद द न्यू लोन एक्सपोजर। मतलब हम लोग जो है वो लेंडर को अलाउ कर पाएंगे कि वो नए लोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मास्टर डायरेक्शंस भी। अब इन मास्टर डायरेक्शंस के अंदर बात की गई रिगार्डिंग मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट गाइस। मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट जिसको MRR भी हम लोग बोल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लोन्स जिनका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड है वो 24 महीने या फिर इससे कम देखने के लिए मिल रहा है, उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है दैट इज 5% ऑफ द बुक वैल्यू। तो सारे के सारे अमाउंट को आप लोग जो सिक्योरिटाइज नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को कुछ अमाउंट जो रिटेन करके बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। और अगर जो लोन की मैच्योरिटी पीरियड है वो 24 मंथ या फिर इससे कम है, उस केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट रहेगा दैट विल बी 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट ऐसे लोन जिनका ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड 24 महीने या फिर हम लोगों को इस 24 महीने से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, या फिर बुलेट रीपेमेंट जहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जैसे गोल्ड लोन के केस में बुलेट रीपेमेंट देखी जाती है, तो वहाँ पे जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट रहेगा दैट विल बी 10% ऑफ द बुक वैल्यू गाइस। ठीक है, अब जो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ हैं उनके केस में जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है फॉर द ओरिजिनेटर दैट इज़ 5% ऑफ द बुक वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल मैच्योरिटी। ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड कितना है इसका कोई लेना देना नहीं है इन केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। वहाँ पे हम लोगों को जो है वो 5% की जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करनी पड़ेगी गाइस। 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द लोन अमाउंट गाइस। ठीक है, और ये मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट करेगा कौन, ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन है, जिसके द्वारा लोन को जो है वो डिसबर्स किया गया था, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा बाद में टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल हुई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया 2021 के अंदर कि कंपलसरी जो बोर्ड का अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड रहेगा जब भी सिक्योरिटाइजेशन के रिगार्डिंग जो है वो हम लोगों को ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी होगी गाइज। मतलब एक बैंक ने जब भी सिक्योरिटाइजेशन करनी होगी अपने लोन्स की अपने एसेट्स की, उस केस में जो बैंक है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक कंपलसरी जो है वो अप्रूवल चाहिए होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी भी। ठीक है,
आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो एसेट्स हैं विच आर एलिजिबल फॉर सिक्योरिटाइजेशन भी। तो देखिए सिक्योरिटाइजेशन के लिए कौन कौन से एसेट्स जो एलिजिबल हैं। सो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज, जिनमें क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हमारे आ जाएंगे। ऐसे एसेट्स जो किसी दूसरी एंटिटी से परचेज किए गए हैं। सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल मॉर्टगेज बैक्ड और एसेट बैक सिक्योरिटीज। इसके अलावा जहाँ पे बुलेट रीपेमेंट देखने के लिए मिल रही है फॉर बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट भी। सो दीज आर दी एसेट्स विच कैन बी सिक्योरिटाइज्ड एज पर दी सिक्योरिटाइजेशन भी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला कि भाई मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बारे में बात की गई गाइस। अब ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज लोन डिस्ट्रीब्यूट किया और कल उसको जो है वो आप लोगों ने सिक्योरिटाइज कर दिया। तो एक मिनिमम पीरियड के लिए जो लोन एक्सपोजर है उसको आप लोगों को जो होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओरिजिनेटिंग बैंक कैन सिक्योरिटाइज द लोन आफ्टर होल्डिंग देम फॉर अ मिनिमम पीरियड। ठीक है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिनिमम होल्डिंग पीरियड बोल रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि हम जो लोन के अंदर जो रिस्क फैक्टर है उसको डायरेक्टली हम लोग जो है पास ऑन नहीं कर देंगे इन्वेस्टर्स को। सो इट विल प्रिवेंट पासिंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क टू इन्वेस्टर्स। दूसरा, हम लोग जो है वो एक मिनिमम रिकवरी परफॉर्मेंस को इंश्योर कर पाएंगे उन लोन अकाउंट्स के थ्रू। उसके बाद ही उनको सिक्योरिटाइज करेंगे भी फॉर बेटर अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स भी, सो दैट ऐसा ना हो कि भाई हम लोगों ने सिक्योरिटाइज कर दिया और फिर जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर है वो भी उस अमाउंट को जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो एक मिनिमम रिकवरी परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम होल्डिंग पीरियड। आफ्टर दैट अब मिनिमम होल्डिंग पीरियड रहेगा कितना, ये डिपेंड करेगा ऑन दी रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी गाइज। तो देखिए वीकली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है इन केस ऑफ लोन मेच्योरिटी अप टू 2 ईयर्स, मतलब अगर लोन का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 2 साल का है तो वहाँ पे 12 रीपेमेंट्स हो गई होनी चाहिए अगर वो वीकली रीपेमेंट्स हैं। उसके बाद ही लोन को सिक्योरिटाइज किया जाएगा। फोर्टनाइटली केसेस के अंदर अगर फोर्टनाइटली जो रीपेमेंट हो रही है और 2 साल तक का मेच्योरिटी पीरियड है तो वहाँ पे 6 जो रीपेमेंट्स हैं वो हो गई होनी चाहिए फ्रॉम द कस्टमर्स एंड। उसके बाद ही लोन को सिक्योरिटाइज किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें तो मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी अगर है तो वहाँ पे 3 रीपेमेंट जो हो गई होनी चाहिए फ्रॉम द कस्टमर्स एंड, ओनली आफ्टर दैट द लोन कैन बी सिक्योरिटाइज। वहीं पे क्वार्टरली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में 2 रीपेमेंट शुड बी डन फ्रॉम द कस्टमर्स एंड, ओनली आफ्टर दैट द लोन कैन बी सिक्योरिटाइज्ड भी। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि मेच्योरिटी पीरियड 2 से 5 साल के बीच में है और वीकली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है तो 18 जो रीपेमेंट्स हैं वो कर दी होनी चाहिए कस्टमर ने, उसके बाद ही लोन को सिक्योरिटाइज किया जाएगा। फोर्टनाइटली अगर रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है तो 9 रीपेमेंट शुड बी डन बाय द कस्टमर्स एंड, ओनली आफ्टर देन द लोन कैन बी सिक्योरिटाइज्ड। अगर मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पे 6 रीपेमेंट जो कस्टमर के एंड से हो जानी चाहिए, उसके बाद ही लोन को सिक्योरिटाइज किया जा सकता है। क्वार्टरली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी के केस में 3 रीपेमेंट जो कस्टमर के एंड से हो जानी चाहिए, तभी जो है वो लोन को सिक्योरिटाइज किया जाएगा। अब अगर जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा का है तो वहाँ पे अगर मंथली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है तो 12 पेमेंट शुड बी डन, ओनली आफ्टर दैट द लोन कैन बी सिक्योरिटाइज। क्वार्टरली रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पे 4 क्वार्टर्स की जो पेमेंट है वो कस्टमर ने कर दी होनी चाहिए भी, उसके बाद ही लोन को जो है वो सिक्योरिटाइज किया जा सकता है गाइज। तो ये हम लोगों ने मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बारे में बात कर ली। एक हम लोगों ने देखिए मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट देखा और एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड देखा, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आज के सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने बात की सिक्योरिटाइजेशन के बारे में कि सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स और स्टेजेस को समझा भी कि 2 स्टेजेस कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस के बारे में आज डिस्कशन किया रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद हम लोगों ने मिनिमम होल्डिंग पीरियड और मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट को भी आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो ये हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बात कर ली। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन। योर स्टेटमेंट्स आर सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स पुलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स and converting it into marketable securities. Securities created through securitization are sold only to Reserve Bank of India. Residential mortgages, auto loans, and credit card receivables can be securitized. Pass-through certificates are one form of the security issued in securitization. So, which of the following statement is correct here? Options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 B. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 guys. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन सिक्योरिटाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉर लोन्स विद एन ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ 24 months or less,
The minimum retention requirement is 5%. For loan with an original maturity of more than 24 months or bullet repayment, minimum retention requirement is 10%. Residential mortgage backed securities require a minimum retention requirement of 10% irrespective of the maturity. The Reserve Bank of India Transfer of Loan Exposure Direction 2021 mandate a board approved policy for securitization भी. So which of the above statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 and 4 only या फिर 1 2 3 and 4 भी. अब देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो जाती है, बिकॉज जो रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज हैं उनके अंदर जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट 10% भी. सो हमारी ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसेट एलिजिबल फॉर सिक्योराइजेशन एंड मिनिमम होल्डिंग पीरियड. तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज हैं सच एज cash credit accounts and credit card receivables are eligible for securitization. Originating banks can securitize loan immediately after sanction without observing any holding period. The minimum holding period aims to prevent transfer of project implementation risk to investor. One objective of the minimum holding period is to demonstrate minimum recovery performance before securitization भी. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 4 only, 1 3 and 4 only, 1 2 3 and 4 भी. What should be the right answer here? The right answer will be option number C. तो second statement हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है कि originating bank can securitize loan immediately after sanction without observing any holiday period भी. नहीं भाई, this statement is absolutely incorrect here. So option number C हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा. तो ये हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बात कर ली. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप लोग एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं. यहाँ जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. जहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की. अब 2 डे डेमो कोर्स लेने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मास्टर कोर्स है उसका आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहीं पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं. इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा. आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी. और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस इन जस्ट 120 आवर्स. रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बाय टारगेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी. और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं. आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. So you can enroll yourself in any of these particular courses depending upon your need for JIB preparation भी. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.